मृत्युञ्चारक्षत्तित्वं भयस्य प्रारम्भोऽयम्। नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने स्रोत के तौर पर कुछ बहुत ही दिलचस्प पन्ने हैं। ये डूबा हुआ गांव का अभिशाप नाम की एक कहानी की पटकथा के कुछ अंश हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये कोई ऐतिहासिक दस्तावेज या रिपोर्ट नहीं है, ये सीधे कहानी के ताने बाने से निकले कुछ दृश्य हैं, है ना? सही कहा। ये हमें एक खास माहौल और एक कथानक में सीधे ले जाते हैं। जरा सोचिए, एक झील है, रहस्यमयी सी। पानी ऊपर से तो एकदम शांत दिखता है, पर उसके नीचे क्या है? एक पूरा का पूरा गांव समाया हुआ है। हाँ, सदियों पहले डूबा हुआ है। और कहते हैं कि शापित भी। शापित, बिल्कुल, यही तो कहानी का हुक है। तो आज हमारा मकसद है इन स्क्रिप्ट के अंशों की गहराई में उतरना। देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है, इसमें क्या खास है, और ये कैसे एक बेचैन करने वाला, रहस्यमयी और शायद थोड़ा डरावना माहौल बुनती है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। तो कहानी की शुरुआत होती है सुबह के धुंधकले में। एक झील का किनारा है, पानी की धीमी आवाज आ रही है और साथ में कहीं से एक पुरानी प्रार्थना जैसी फुसफुसाहट। पहला ही दृश्य काफी रहस्य में डूबा हुआ लगता है। बिल्कुल। और ये पटकथा का कमाल है, वो सीधे माहौल पर पकड़ बनाती है। ध्वनि और दृश्य, मतलब वो धुंध, पानी की आवाज, धीमी प्रार्थना, ये सिर्फ सजावट नहीं है। नहीं। ये तुरंत एक अनिश्चितता, एक अनजाने खतरे का एहसास जगाते हैं। सुनने या देखने वाले को ये पहली ही कड़ी में कहानी की दुनिया में खींच लेते हैं। हाँ, एकदम से मूड सेट हो जाता है। बिल्कुल। ये तकनीक कहानी के मूड को स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है। और इसी माहौल में कहानी हमें एक बूढ़े दादा और उनके पोते अर्जुन के पास ले जाती है। दादाजी कुछ बता रहे हैं। अच्छा, क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि उनके पुरखे कभी इसी झील के नीचे बसे गांव में रहते थे। वो गांव खुशहाल था, समृद्ध था। एक खोई हुई दुनिया की तरह। हाँ, पर फिर जैसा कि होता है ऐसी कहानियों में, एक रात देवताओं ने उसे शाप दे दिया या त्याग दिया। अच्छा। और कोई नहीं बचा, सब डूब गए। और अब किंवदंती ये है कि उन लोगों की आत्माएं वो अब भी पानी के नीचे भटकती हैं, इंतजार करती हुई। ये कहानी कहने का एक जाना पहचाना लेकिन हमेशा असरदार तरीका है ना? हाँ। एक विरासत में मिली कहानी जिसमें खोज भी है और शाप भी। हाँ, और ये भविष्य की घटनाओं की तरफ इशारा भी करती है। बिल्कुल। यही हमें अर्जुन, जो हमारा मुख्य पात्र है, हाँ। और उसकी प्रेरणा का पता चलता है। वो पुरखों का खोया खजाना पाना चाहता है। हाँ, खजाना। लेकिन ये सिर्फ खजाने की कहानी नहीं लग रही, ये उस किंवदंती की शक्ति की भी कहानी है। कैसे गुजरी हुई बातें पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती हैं और आने वाले कल पर असर डालती हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कैसे ये किस्से सिर्फ किस्से नहीं रहते, लोगों के मन में डर या लालच बनकर बैठ जाते हैं। सही। खैर, कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। अच्छा। अर्जुन अब बड़ा हो गया है और वो उसी झील की तरफ जा रहा है, पीठ पर सामान लादे हुए। अच्छा, मतलब वो वापस आया है। हाँ, और जैसे ही वो गांव के पास से गुजरता है, स्थानीय लोग उसे बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं। चिंता भरी नजरों से। उनके चेहरे पर डर साफ दिखता है। हाँ, समुदाय की प्रतिक्रिया। हाँ, और एक औरत तो फुसफुसा कर कहती भी है। क्या कहती है? वो फिर उसी शापित पानी में जा रहा है, जैसे उसका बाप गया था। ये भी वापस नहीं आएगा। ओह, तो ये पहले भी हो चुका है। लगता तो यही है, लेकिन अर्जुन परवाह नहीं करता। वो एक पुरानी टूटी फूटी सी नाव लेता है और झील के बीच बढ़ जाता है, बिना किसी डर के या डर को दबाकर। शायद लालच डर पर हावी है। और ठीक उसी वक्त, जैसे प्रकृति खुद उसे रोक रही हो, हाँ? आसमान अचानक काला हो जाता है और एक ठंडी तेज हवा चलने लगती है। ये गांव वालों की प्रतिक्रिया बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये शायद उनकी सामूहिक स्मृति है, उस जगह से जुड़ा एक गहरा डर। हाँ, वो फुसफुसाहट, जैसे उसका बाप गया था, ये इसी तरफ इशारा करती है। बिल्कुल। ये अर्जुन के लिए एक अलिखित चेतावनी है समुदाय की तरफ से। और फिर मौसम का बदलना। हाँ, ये कहानी में तनाव को एकदम से बढ़ा देता है। ये सिर्फ बुरा शगुन नहीं है, ऐसा लगता है जैसे झील या वो जगह खुद सक्रिय हो उठी है अपने बचाव में। हाँ, जैसे प्रकृति यहाँ मूक दर्शक नहीं, एक किरदार की तरह है। बिल्कुल सही। जैसे झील कह रही हो, आगे मत बढ़ो, लेकिन अर्जुन रुकता नहीं। वो कमर पर रस्सी बांधकर और हाथ में टॉर्च लेकर पानी में उतर जाता है। हिम्मत तो है। स्क्रिप्ट में लिखा है कि दृश्य का रंग हरा धुंधला हो जाता है। टॉर्च की रोशनी में पानी के नीचे डूबे गांव की झलकियां हैं।
क्या दिखता है? पत्थर की पुरानी दीवारें, खाली दरवाजे, शैवाल से ढके मंदिर के खंभे बाप रे। और एक अजीब सी खामोशी है जिसे सिर्फ अर्जुन की तेज चलती सांसों की आवाज तोड़ रही है। पानी के नीचे का ये संसार अपने आप में एक किरदार है। समय यहाँ जैसे जम गया है। हाँ बिल्कुल। गांव का इस तरह सुरक्षित मिलना खुद में ही भयानक है। ये अतीत का एक जिंदा मकबरा जैसा है। सही कहा। और पटकथा बड़ी चालाकी से डर को परत दर परत बढ़ाती है। परछाइयों में हलचल का आभास, टूटी फूटी मूर्तियां, ये सब सिर्फ माहौल नहीं बना रहे, ये बता रहे हैं कि ये जगह खाली नहीं है। सतह की शांति और गहराई के खतरे का विरोधाभास बहुत प्रभावी है। और अर्जुन की सांसों की आवाज वो हमें सीधे उसके डर से जोड़ देती है। हाँ, हम उसकी घबराहट महसूस कर सकते हैं। वो सांसों की आवाज वाला हिस्सा पढ़ते हुए भी तनाव महसूस होता है। बिल्कुल। अर्जुन तैरते हुए एक डूबे हुए मंदिर तक पहुंचता है। वहां उसे कीचड़ में आधा धसा हुआ एक पुराना संदूक दिखता है। आखिरकार खजाना। हाँ, स्क्रिप्ट बताती है कि उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन लालच डर पर हावी हो जाता है। वो संदूक खोलता है और उसमें सोने के गहने हैं, पुराने सिक्के, कुछ चमकते हुए अवशेष हैं। अर्जुन की आंखों में चमक साफ दिखती है, पर ये खुशी की नहीं, लालच की चमक है। और यही कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। ये वो पल है जिसका सबको इंतजार था या जिससे सब डर रहे थे। हाँ। जैसे ही अर्जुन उस खजाने को छूता है, ध्यान दीजिए, सिर्फ छूता है, शाप जैसे जाग उठता है। एकदम तुरंत। हाँ, फौरन। पानी का रंग बदलना, गाढ़ा स्याही जैसा हो जाना, टॉर्च का टिमटिमाना, ये सब अलौकिक ताकत के दखल का सीधा संकेत है। कोई चेतावनी नहीं, कोई मौका नहीं। बिल्कुल। लालच का नतीजा तुरंत सामने है। कर्म और फल का ये सीधा संबंध कहानी को और असरदार बनाता है। और नतीजा क्या होता है? एक भयानक चीज। हाँ, स्क्रिप्ट में वर्णन है कि एक पीला सा लगभग सफेद साया फटी हुई लाल साड़ी में लिपटा हुआ अर्जुन की तरफ तैरता हुआ आता है। ओह। उसकी आंखें बिल्कुल खोखली काली गर्त जैसी और लंबे बाल पानी में सांपों की तरह लहरा रहे हैं। डरावना। और फिर पानी के नीचे एक गूंजती हुई बिगड़ी हुई आवाज सुनाई देती है। क्या? तुम वापस क्यों आए हो? उफ, ये सवाल ही अपने आप में डरावना है। बहुत। हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक भूतिया धमकी नहीं है, ये अतीत का सवाल है। ये गांव के इतिहास, उसके शाप से जुड़ा सवाल है। जहां तक भूत के रूप का सवाल है, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। लाल साड़ी भारतीय संदर्भ में अक्सर सुहाग या पवित्रता से जुड़ी होती है, लेकिन यहाँ वो फटी हुई है। अच्छा। ये शायद उस आत्मा के साथ हुई हिंसा या अपवित्रता का प्रतीक है। हो सकता है। खोखली आंखें, सांप जैसे बाल, ये प्रकृति के विकृत रूप को दर्शाते हैं। शायद ये दिखा रहा है कि पानी के नीचे जीवन कैसे नष्ट और विकृत हो गया है। हाँ, दादाजी की किंवदंती की पुष्टि जैसा। बिल्कुल। आत्माएं भटक रही हैं और अब वो रक्षक बन चुकी हैं, शायद अपने अपमान का बदला लेने के लिए। रक्षक भी और शायद सजा देने वाली भी। हाँ। क्योंकि इसके तुरंत बाद वो भूतिया साया अपना हाथ बढ़ाता है और अर्जुन की कमर से बंधी रस्सी, जो उसकी जीवन रेखा होनी चाहिए थी, क्या होता उसका? वो अचानक खुद ब खुद उलझने लगती है, कसती जाती है अपने आप। हाँ, कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही है। अर्जुन छटपटाता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, चीखता है, पर उसकी आवाज पानी के बुलबुलों में ही घुट कर रह जाती है। बहुत भयावह कल्पना है ना? और तभी सूत्रधार की आवाज आती है, जो इस घटना को एक बड़ी कहानी से जोड़ती है। क्या कहता है सूत्रधार? कहते हैं, झील की देवी हर उस आत्मा को ले लेती है जो उसकी शांति भंग करने का साहस करती है, और आज रात उसने अपने ही वंश को अपना लिया। अपने ही वंश को? हाँ। इसके बाद स्क्रिप्ट में तेजी से कुछ छवियां दिखाई जाती हैं। अर्जुन का भयभीत चेहरा, भूतनी का कंकाल जैसा हाथ उसकी गर्दन पर, और वो खजाने का संदूक वापस अंधेरी गहराइयों में डूबता हुआ। फिर सन्नाटा। सूत्रधार का ये कहना, अपने ही वंश को अपना लिया, कहानी को एक दुखद और ज्यादा व्यक्तिगत मोड़ देता है। हाँ, बहुत। ये सिर्फ लालच की सजा नहीं है, ये भाग्य का लेखा है, जो शायद अर्जुन के पिता के साथ भी हुआ था, जैसा गांव वाली औरत ने इशारा किया था। बिल्कुल। ये प्रतिशोध को और गहरा बनाता है। ये दिखाता है कि शाप सिर्फ उस जगह से नहीं, बल्कि उस खून से भी जुड़ा है। यहाँ एक तरह की अनिवार्यता है जिससे बचना नामुमकिन लगता है। हाँ, और वो रस्सी का उलझना भी प्रतीकात्मक है। वो खजाने की चाह में खुद ही अपने जाल में फंस गया। एक ऐसी अनिवार्यता जिससे वो बच नहीं सका। कहानी का अंत अगली सुबह होता है,
गांव वाले फिर झील किनारे जमा हैं, उम्मीद के साथ? या डर के साथ? डर ज्यादा लगता है। अर्जुन की खाली नाव बहकर किनारे आ लगी है, रस्सी टूटी हुई लटक रही है। तो कोई शक नहीं रहा? नहीं। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी सिर्फ सिर हिलाकर कहता है, झील जो लेती है उसे कभी वापस नहीं देती। ये वाक्य जैसे सदियों के अनुभव का निचोड़ हो। हाँ, उस एक वाक्य में पूरी किंवदंती का सार है, समुदाय का सामूहिक ज्ञान और डर। लेकिन अंत यहाँ खत्म नहीं होता है ना? नहीं, पटकथा एक और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। क्या होता है? कैमरा झील के शांत पानी पर जाता है और एक पल के लिए सतह पर अर्जुन का अक्स दिखाई देता है। अच्छा, वो बच गया। नहीं, ये सामान्य अक्स नहीं है। ये अक्स अप्राकृतिक रूप से मुस्कुरा रहा है और उसकी आंखें काली हैं, भूतनी की आंखों की तरह। ओहो। और फिर वो लहरों में गायब हो जाता है। ये अंत का सबसे डरावना हिस्सा है। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि अर्जुन मर गया, बल्कि ये दिखाता है कि उसका रूपांतरण हो गया है। हाँ, वो बदल गया। वो अब उस शापित झील या गांव का हिस्सा बन गया है। उसकी आत्मा आजाद नहीं हुई, बल्कि वहीं कैद हो गई है, शायद अगली शिकार का इंतजार करने के लिए। बिल्कुल। ये उस जगह की ताकत को चरम पर दिखाता है। झील सिर्फ लेती नहीं, वो अपना बना लेती है, बदल देती है। हाँ, ये पीड़ित के अस्तित्व का पूरी तरह मिट जाना है। बहुत डरावना। और इस डरावने दृश्य के बाद सूत्रधार की आवाज एक अंतिम बार गूंजती है। क्या कहती है? डूबा हुआ गांव इंतजार कर रहा है, और अगर रात में ध्यान से सुनो तो तुम आज भी उसके मंदिर की घंटियां सुन सकते हो और उसकी नींद में खलल डालने वालों की चीखें। ओह। स्क्रीन काली हो जाती है और पानी टपकने की आवाज के साथ एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आती है, वापस आओ। ये अंत बहुत प्रभावी है। ये कोई समाधान नहीं देता, बल्कि एक स्थायी बेचैनी छोड़ जाता है। हाँ, एक अधूरापन। ये बताता है कि कहानी खत्म नहीं हुई, ये चक्र चलता रहेगा। मंदिर की घंटियां और चीखें ये अतीत की गूंज है जो वर्तमान में भी सुनाई दे रही हैं। और वो अंतिम फुसफुसाहट, वापस आओ, वो एक साथ निमंत्रण भी है और धमकी भी। ये सीधे सुनने वाले को संबोधित करता है, उसे भी उस रहस्य और खतरे का हिस्सा बना लेता है। कहानी को खुला छोड़ता है, लेकिन एक बहुत ही गहरे निराशाजनक एहसास के साथ। बिल्कुल। तो इन स्क्रिप्ट के अंशों के जरिए हमने काल्पनिक कहानी की कई परतें देखी। हाँ। हमने समझा कि कैसे किंवदंतियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनमें एक ताकत होती है। हाँ, और हमने देखा कि लालच कैसे विनाशकारी हो सकता है। हमने महसूस किया कि कहानी कहने में माहौल, ध्वनि और दृश्य कितने अहम होते हैं। बिल्कुल। और हमने एक शाप की कभी न खत्म होने वाली चक्रीय प्रकृति को देखा। हाँ, और ये भी दिलचस्प है कि इस तरह की कहानियां क्यों हमें इतना प्रभावित करती हैं। शायद इसलिए कि ये हमारे अंदर छिपे कुछ गहरे डरों को छूती हैं। अनजाने का डर, खासकर पानी की गहराइयों का। सही। अतीत का डर जो कभी पीछा नहीं छोड़ता, और कर्मों के फल का डर। ये कहानी इन सभी तत्वों का इस्तेमाल करती है। पानी के नीचे की दुनिया हमेशा से रहस्य और खतरे का प्रतीक रही है, और ये पटकथा उस प्रतीक का खूबसूरती से इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। ये सच है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकते हैं। क्या सवाल है? स्क्रिप्ट में दादाजी कहते हैं कि देवताओं ने गांव को त्याग दिया था या शाप दिया था, पर क्यों? क्या वो सिर्फ अर्जुन का लालच था जिसे सजा मिली, या उस गांव के डूबने और शापित होने के पीछे कोई और भी गहरा अनकहा अपराध या राज छिपा है जिसके बारे में हमें बताया नहीं गया? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या झील का शाप सिर्फ बाहरी लोगों के लिए है या गांव वालों के खुद के कर्मों का नतीजा है? बिल्कुल। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है जो कहानी को एक और परत देता है। क्या पता असली कहानी खजाने की नहीं बल्कि उस अनकहे अपराध की हो। और शायद यही वो रहस्य है जो झील आज भी अपनी गहराइयों में छिपाए हुए है। बिल्कुल।